नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर खेमन डोकरे, पशु प्रसूति, बांझपन एवं प्रजनन रोग विशेषज्ञ, साथ ही पशु चिकित्सा सहायक संलग्न पशु चिकित्सालय ओंस है। आज हम एक विशेष कड़ी में चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ कि जो हमारे युवा उद्यमी साथी है वो आत्मनिर्भर भारत में पशुपालन का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं और पशुपालन में उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ एक निरंतर आय का साधन कैसे जुटा सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए, विभिन्न वस्तुओं के लिए मनुष्य पशुओं पर निर्भर करता है, क्योंकि पशुओं से अंडा, मांस, दूध, ऊन आदि चीज़ें मिलती हैं। लेकिन वर्तमान का पशुपालन वैसा नहीं रहा। ये आधुनिक युग आ चुका है और कमर्शलाइजेशन ने और लाइवस्टॉक प्रोडक्शन के जो कमर्शलाइजेशन की नई नई तकनीकों ने एक पशुपालन को एक नया आयाम दे दिया, एक नया रूप दे दिया है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नित नए रिसर्च, जिसमें आपके चौपाई जानवर पे, जिसमें गाय, भैंस और बकरियों पे, इस पर रिसर्च करके उसके प्रोडक्शन के बढ़ाने के लिए लगी हुई है। जैसे हम बेरोजगारी की बात करें तो अभी वर्तमान के परिदृश्य में लगभग 8 से 10% जनसंख्या, कामगार जनसंख्या का 8 से 10% भाग डेली रोजगार की तलाश में रहता है। और साथ ही ये बात भी आपको पता होगी कि भारत जो है वो विश्व की सबसे बड़ी पशु आबादी लिए बैठा हुआ है। लगभग 11.4% टोटल पशुओं का भारत के पास में है। तो पशुधन के साथ साथ भारत का दुग्ध उत्पादन में भी प्रथम स्थान में है और साथ साथ भैंसों की संख्या भी भारत में सबसे अधिक है। और भैंसों की संख्या अधिक होने की वजह से बफेलो मीट की इंडस्ट्री भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में है। तो हमारे देश में कुल पशुधन का 125.75 मिलियन पशु अभी वर्तमान में दुग्ध उत्पादन दे रहा है। और यदि दुग्ध उत्पादन की बात करें तो एवरेज अपन एक्जोटिक काउ की बात करें तो 11.67 kg पर डे और क्रॉसब्रीड 7.85 kg पर डे। और इंडिजिनस काउ तो बहुत कम दूध देती है, 3.85 kg पर डे के हिसाब से दूध देती है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास पशु तो बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन उसका उत्पादन का अपने ऑन एन एवरेज माने तो वो बहुत कम है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि पिछले साल से इस साल हमारे पास में जो दूध उत्पादन है वो 6.5% की बढ़ोतरी उसमें हुई है। लेकिन हमारे पास अभी भी अपार संभावना है और इन अपार संभावनाओं के लिए हुए जो रोजगार की काफ़ी कुछ उम्मीदें हमारे को पशुपालन से जुड़ी हुई है कि हमें यहाँ पे रोजगार अधिक से अधिक सृजित हो सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि बाजार का जो मूल बेसिक कंसेप्ट है वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। क्योंकि आपात जनसंख्या, एक विशाल जनसंख्या वाला देश जिसमें डिमांड अपने आप बढ़ेगी और सप्लाई के लिए हमें अधिक से अधिक उत्पादन करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम पशु उत्पादकता बढ़ा करके हम सप्लाई को मेंटेन कर सकते हैं और बाजार में शुद्धता के साथ में सही समय पर हम सही मात्रा में उत्पादक को ला सकते हैं। यदि वर्तमान का सिनेरियो देखें तो प्रतिकूल कामगार जनसंख्या का, यदि हम 1000 जनसंख्या कामगार माने तो उसमें ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी 10 से 11 पुरुष और 88 से 89 महिलाएं प्रति 1000 में, और शहरी क्षेत्र में 5 से 6 पुरुष और महिलाएं 25 से 26 महिलाएं पशुपालन के व्यवसाय से जुड़ी हुई है। तो हम देखते हैं कि पशुपालन का जो क्षेत्र है वो न सिर्फ पुरुष प्रधान है बल्कि इसमें महिलाओं का भी बहुत ही अहम रोल है। मैं तो ये कहूँ कि एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एक सशक्त माध्यम है। हम महिला सशक्तिकरण के लिए भी पशुपालन का एक अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के साथ साथ आजकल शहरी क्षेत्र में भी पशुपालन पे बहुत विशेष जोर दिया जा रहा है और महिला इसमें सक्रिय जिम्मेदारी निभा रही है। यदि हम भारत की कुल कामगार जनसंख्या का 8% लाइवस्टॉक सेक्टर में काम करता है और उसमें से जो लाइवस्टॉक सेक्टर जिसको ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो 4.9% है, जो कि एग्रीकल्चर का 28.4% है। तो साथियों, इस अपार संभावना वाले सेक्टर को में हम क्यों ना अपनी किस्मत आजमाएं और एक अच्छे रोजगार का सृजन करो, रोजगार को अपनाएं। यदि पशुपालन में हमारे को
सफल होना है तो उसका मेन एक 3 छोटे छोटे से चीज़ें हैं। एक तो आपको आप में थोड़ी सी स्किल्स होनी चाहिए, दूसरा आपको थोड़ा सा पशुपालन का नॉलेज होना चाहिए, और तीसरा आप में पेशेंस होना चाहिए। यदि ये 3 गुण आप में है तो आप पशुपालन में एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। वैसे जब भी हम कोई व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो कई नकारात्मक चीज़ें आती है हमारे समक्ष, और कई बातें सुनने को आती है कि आप ये बकरी पालन कैसे करोगे, ये मुर्गी पालन कैसे करोगे, या भैंसों का कैसे पालन करोगे। तो सीधी सी बात है, जब भी हम कोई नया कार्य करते हैं तो नकारात्मक चीज़ें आती है, लेकिन कई समस्या भी आती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि समस्या और समाधान दोनों एक दूसरे के अनुपूरक है। समस्या के गर्भ में समाधान पलता है, बस शर्ते है कि समाधान को सही समय पर निकालने की। समस्या आपको मजबूत बनाती है और समाधान आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति का द्योतक होता है। तो पशु उत्पादकता की यदि हम बात करें कि पशुपालन के द्वारा पशु उत्पादकता कैसे बढ़ाए, तो उसके 3 कंसेप्ट अपन ध्यान देंगे। एक तो ब्रीडिंग, दूसरा मैनेजमेंट, और तीसरा उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज। सिलेक्शन एक अच्छा क्राइटेरिया जो ब्रीडिंग में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रीडिंग पॉलिसी की। तो ब्रीडिंग पॉलिसी में हम देखते हैं कि देश में पशुओं की नस्ल की भरमार है और इतनी अधिक विविधता जो कि हर प्रजाति की और हमारे की एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करने वाले एनिमल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन हमारे देश की ये विडंबना है कि आज भी 87.7% जो पशु हैं वो आज भी हमारे पास मार्जिनल और सेमी मार्जिनल फार्मर्स के पास में है, जिनके ऊपर काफी प्रेशर रहता है उत्पादन का, क्योंकि छोटे पशु पालक जो रहते हैं उनको उत्पादन भी देना रहता है, क्योंकि वो उनका सीधा आजीविका से जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन तो उस वजह से क्या करते हैं ये लोग, संकर नस्ल की गायों का ज़्यादा पालन करने लगते हैं। लेकिन जब से नेशनल गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन आया, तब से हमारी जो भारतीय नस्लें हैं उस पर भी अधिक से अधिक रिसर्च हुई, उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ा है और अब उनका प्रजनन और प्रसार भी अधिक होने लगा है। तो हमारे क्षेत्र की जो सबसे मेन बात, जो हमारे क्षेत्र के जो एनिमल है इंडियन कॉन्टिनेंट के हैं, जो भारतीय नस्लें हैं, वो बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ उसमें उन्होंने कई बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंस भी होते हैं। जैसे आप टिक्स की बात करें या कुछ बीमारियों की बात करें जिसमें फुट रॉट हुई, मैस्टाइटिस हुई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल निमेटोड्स हुआ, इसमें भी हमारे पशु यदि सेम एनवायरनमेंट में दोनों को पालेंगे, एक्सोटिक को और इंडियन केटल को, तो हमारे केटल काफ़ी कुछ हद तक रेजिस्टेंस होते हैं। तो हम प्रयास करें कि हमारे इंडियन केटल को हम प्रोडक्शन में, मतलब लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में पालन के लिए, हम पशुपालन की शुरुआत के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पशु का चयन सबसे महत्वपूर्ण होता है। अधिक उत्पादन वाला पशु हम चयनित करेंगे तो हमें उत्पादन भी अधिक मिलेगा। फिर बात करें कि सुनियोजित तरीके से हम यदि रिप्रोडक्टिव स्टडीज मैनेजमेंट करें, कि हम पशुओं के रिप्रोडक्शन को मैनेजमेंट करें, तो काफ़ी कुछ हद तक हमें समय को बचाते हुए हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जैसे अपन जो फर्स्ट एज ऑफ पार्चुरेशन है या पहली हीट है, वो आमतौर पे हम देखते हैं कि 2.5 से 3 साल में आती है। कई बार हमारे पास में ऐसे पशु आते हैं जो 4-4, 5-5 साल तक वो पहली बार भी गर्मी पे नहीं आते होते हैं। फिर हम देखते हैं कि 2 पार्चुरेशन का गैप होता है, एक पार्चुरेशन दूसरे पार्चुरेशन का, वो भी 2 से 3 साल हो जाता है। लेकिन वो होना कितना चाहिए? 12 से 16 महीने होना चाहिए, गाय हो या भैंस हो। 12 से 16 महीने, यदि 10 महीने का उसका जो गेस्टेशन पीरियड होता है, उसके बाद 3 महीने का दूध ले लो, उसके बाद में उतना होना चाहिए। 1 काफ पर ईयर होगा तो हमें प्रॉफिट भी होगा और उत्पादन भी हमारा अधिक होगा। कंसेप्शन रेट आज हम बात करते हैं, यदि आंकड़े देखते हैं तो 67%, 60 to 70% कंसेप्शन रेट है।
2 से 3 बार यही करनी पड़ी है, जिससे हमें रिप्रोडक्टिव साइकिल 1-2 से अधिक लग रहा है। इसको भी हम कम करके उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। यदि समय पर पशु हमारा मैच्योर हो जाता है तो हम कटरी को और बछिया पाल करके उससे भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तीसरी बात है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन में हमें सबसे संतुलित आहार खिलाना है, जिससे कि उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमें हमारे बिजनेस में स्थायित्व मिलेगा। इन बातों को छोड़ करके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहता है मॉनिटरिंग का, कि हम प्रोडक्टिविटी की मॉनिटरिंग कैसे करें। तो प्रोडक्टिविटी की मॉनिटरिंग करने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार ने इनाप करके एक ऐप बनाया है, जो कि नेशनल डेली डेवलपमेंट बोर्ड भारत की विश्वस्त और एक शीर्षस्थ संस्था है पशुपालन की। उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया है, जिसमें आपके अधीनस्थ निकटस्थ पशु चिकित्सालय के जो संबंधित फील्ड ऑफिसर्स हैं, वो उसमें डाटा फीड करते हैं। एक मैसेज आपके पास आता है, एक मैसेज उनके पास आता है। उसके जरिए आप अपने पशु का कब एआई करवाई आपने, कब उसका प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कराना है, अगली बार कब उसका डिवर्मिंग कराना है, कब उसका वैक्सीनेशन कराना है, इन सारी चीज़ों का उसमें निरंतर नियमित अंतराल से उसमें उसकी एंट्री होती है, और आप अपने पशु की उत्पादकता को उसके द्वारा उसमें नियंत्रित कर सकते हैं। और इस तरह से प्रॉपर टीकाकरण, प्रॉपर उसका डिवर्मिंग, और समय पे गर्मी पे आने पर उसको अभी तो गर्मी पे आने पर नेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उच्च स्तरीय मतलब अच्छी क्वालिटी का अच्छे बफेलो बुल और काऊ बुल का सीमंस प्राप्त हो रहा है, जिससे आप एआई करा करके उसकी अगली जनरेशन में अधिक से अधिक दूध उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह से जो हमारे युवा बेरोजगार साथी है, वो पशुपालन में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और एक अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि पशुपालन ही एक ऐसा व्यवसाय है जिससे हम निरंतर आय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।